चलिए, तो बच्चों आज का हमारा क्लास है वह वैक्सीन के बारे में है कि वैक्सीन क्या है और यह वैक्सीन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और सबसे पहले वैक्सीन का खोज किसने किया था और वो कैसे काम करता है, किस तरह से उन्होंने खोज किया था। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वैक्सीन क्या होता है और इसके बारे में कैसे क्या हुआ था। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है एडवर्ड जेनर। आप नाम सुने होंगे या बुक में पढ़े होंगे आप, एडवर्ड जेनर। ये फर्स्ट ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, तो वैक्सीन का खोज किया था। अब ये कैसे खोज किया था इसके बारे में भी एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। अब शुरुआत में एक इस तरह से बीमारी फैला हुआ था, हुआ था आपको स्मॉल पॉक्स। अभी भी बीमारी है ना। तो ये जो स्मॉल पॉक्स है ना, और इस तरह से एक छोटी माता बड़ी माता भी कहते थे, एक स्मॉल पॉक्स है आपको ये, है ना। या आपको अभी तो देख रहे हो किसी एक व्यक्ति को होता है या दो व्यक्ति को होता है, वहीं तक सिमट जाता है। लेकिन पहले ये जो फैलता था, जिस तरह से आज कोरोना फैल रहा है उस तरह से यह भी फैलता था। और गांव के गांव लोग क्या होते थे, इसके चपेट में आते थे, सबों को स्मॉल पॉक्स हो जाता था। यह एक समस्या थी। तो उसी समय एक डॉक्टर थे, है ना, फिजिशियन थे, जो एडवर्ड जेनर थे। उन्होंने कुछ अनुभव किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो गाय चराते हैं, है ना, जो लोग क्या चलाते हैं, गाय चलाते हैं, उसको भी एक पॉक्स हो जाता है। उसको क्या होता था, काउ पॉक्स। क्योंकि गाय चलाता था तो गाय के शरीर में जो पॉक्स होता था, जो कीटाणु होता था, वह मान लीजिए कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए ये कोई गाय है, तो गाय पे ये बैठ गई है ना। मान लीजिए ये मैंने गाय का थोड़ा अच्छा फोटो नहीं बनाया हमने, ये मान लीजिए इस तरह से गाय कोई है, इसके पीठ पर क्या होता है, वो बैठ करके वो क्या होता है, उसको चराते रहते हैं वो। तो जैसे उसकी पीठ पे बैठ के चराते रहते हैं, तो क्या होता है, उसका बॉडी पार्ट्स क्या होता है, उससे रगड़ाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके शरीर में काउ पॉक्स के कुछ जो वायरस होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। तो एडवर्ड जेनर अनुभव किए उन्होंने कि जिसके शरीर में काउ पॉक्स के वायरस प्रवेश हो गए, उसको क्या होता है, अब स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। बात आप लोग समझ रहे हो? हेलो। जो व्यक्ति गाय चराता था, ग्वाला था, वो गाय पे हमेशा चरते रहते थे, गाय को चराते रहते थे, उससे बॉडी पार्ट लगाते रहते थे। उसको क्या हो जाता था, काउ पॉक्स, एक बहुत ही कमजोर किस्म का वायरस था जो उसके शरीर में प्रवेश हो गया। और यह व्यक्ति जब मान लीजिए स्मॉल पॉक्स वाले व्यक्ति के संपर्क में आ गए, तो यह वायरस भी इसके शरीर में चला गया आपको, इस व्यक्ति को। लेकिन उसको काउ पॉक्स कुछ नहीं किया, उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह बात जब एडवर्ड जेनर अनुभव किए, उन्होंने क्या किया, तो इसी से एक वैक्सीन का निर्माण कर दिया। काउ जो है, इस लैटिन वर्ड, काउ को लैटिन वर्ड में कहते हैं वक्का। क्या कहते हैं इसको, वक्का। और यहीं से क्या हुआ, वैक्सीन की शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने क्या, काउ पॉक्स पे ही क्या किया उन्होंने, काउ पॉक्स से क्या किया उन्होंने, स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट किया उन्होंने, है ना। तो काउ पॉक्स के जो वायरस थे, उस वायरस को लेकर के वो क्या करते थे, किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को रगड़ते थे। मान लीजिए कि ये कोई एक्स व्यक्ति है, इस व्यक्ति को क्या हो गया है, इस व्यक्ति को काउ पॉक्स हो गया है। मान लीजिए इसके हाथ में क्या होगा, फुंसी की तरह दाने निकल आएंगे आपको काउ पॉक्स में। अब क्या होगा, इस व्यक्ति के हाथ को, मान लीजिए यह एक स्वस्थ व्यक्ति है ना, तो स्वस्थ व्यक्ति के हाथ से क्या किया था, इस पर रगड़ा जाता था। तो जैसे रगड़ते थे तो क्या होता, कुछ स्मॉल पॉक्स के वायरस क्या होते, इसके शरीर में चला जाता था। और जिसके कारण से क्या होता, इस व्यक्ति को अब स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, है ना। तो इस तरह से एडवर्ड जेनर अपना काम किए। कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया, तो इस स्मॉल सॉरी काउ पॉक्स के कुछ जो वायरस थे, उसको उन्होंने, है ना, ले करके और एक वैक्सीन का निर्माण कर दिए, है ना। तो उस तरह से क्या हो गया, वो जो वैक्सीन बना उसका नाम पड़ गया वैक्सीन। वैक्सीन कहां से आ गया, क्योंकि ये वैक्सीन आया काउ से। काउ का लैटिन नेम होता है वक्का होता है, तो वक्का से आ गया आपको वक्का, है ना। और यह क्या कि किसी व्यक्ति को दिया जाता नेशन, तो इसका नाम हो गया वैक्सीनेशन, है ना। मतलब यहीं से आपको इसकी शुरुआत हो गई वैक्सीनेशन की। इसमें क्या होता है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, बात समझिए,
किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बहुत ही कमजोर किस्म का जो वायरस होता है, या उसके कह सकते हो डेड, मरा हुआ वायरस, या बहुत कमजोर किस्म का वायरस एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि उसके शरीर में क्या होता है कि उस बीमारी से लड़ने के प्रति जो जागरूकता होती है बढ़ जाती है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और फिर भविष्य में कभी उसके शरीर में उस किस्म का वायरस आता है, उसका शरीर क्या होता है, उससे लड़ने की क्षमता उसमें आ जाती है और उसको वो हरा देता है, उसको फिर होता नहीं है। तो इस तरह से एडवर्ड जेनर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, वैक्सीनेशन की खोज की। तो ये इसकी छोटी सी कहानी थी। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया? है ना? तो ये वैक्सीनेशन शब्द कहाँ से आया है, तो वक्का से आया है, ये आपने समझा, जिसका मतलब क्या होता है, काउ पॉक्स। तो काउ पॉक्स से इन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स का इलाज कर दिया इन्होंने। क्लियर है ये? ठीक है। तो अब चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। ये छोटी सी कहानी थी जो क्लास 9th में आपको पढ़ना है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको कि कैसे एडवर्ड जेनर ने क्या किया, तो ये काम किए थे। तो देखो अब इसका डेफिनेशन क्या है। क्या है कि व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, कि जब बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स हमारे शरीर में प्रवेश करता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेटर। समझिए इस बात को। मान लीजिए यह कोई वायरस है, मान लीजिए ये वायरस है, जैसे ही वायरस हमारे शरीर में प्रवेश किया, मान लीजिए कोरोना ही वायरस है ना, तो जैसे ही वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा यह, तो हमारा शरीर क्या होगा, उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा। अब इसको इस तरह समझो कि जैसे हमारे देश में चाइनीज कोई घुसपैठी घुस जाता है या पाकिस्तानी घुसपैठी घुस जाता है, तो पुलिस क्या करता है, उसको मारने के लिए जाता है, उसको मार गिरा देता है। उसी तरह से मान लीजिए हमारे शरीर में ये वायरस क्या होगा, हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, तो जैसे प्रवेश करेगा तो हमारा बॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बनाएगा, उसे लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी बनाएगा, जो क्या करेगा, वो इन्वेडर मतलब होता है बाहर से आने वाले चीज, तो बाहर से जो बैक्टीरिया आया था उससे क्या करेगा, लड़ाई करेगा, उसको मार गिराएगा। अगर वह हमारा एंटीबॉडी मजबूत है तो, अगर कमजोर होगा तो क्या होगा, उससे हार जाएगा, जैसे हार जाएगा तो हम बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। अगर हमारा एंटीबॉडी मजबूत होगा तो क्या हो जाएगा, हम उसको हरा देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कोरोना काल में क्या करिए, आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करिए। इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो क्या होगा, हमारा एंटीबॉडी भी मजबूत बनेगा आपको, और उसको क्या होगा, लड़ा करके खत्म कर देगा। तो ये कह रहा है कि द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स। अब मान लीजिए यह उससे जो लड़ा इन्वेडर से, तो लड़ने का पूरा प्रोसेस को भी वो याद कर लेता कि किस तरह से लड़ा हमने। इफ इट इंटर अगेन, अगर वो दोबारा लड़ता है तो पुनः उसको उसी तरह से मार के हटा देगा। ठीक है। तो इसी मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड जेनर ने क्या किया, तो इसका निर्माण किया कि सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी। अब कराए कि अगर हम क्या करें कि ये जो मैकेनिज्म हमने समझ में आ गया कि कोई भी वायरस क्या हो, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसका वह शरीर मान लीजिए उसको मार के हरा देता है और वो जीत जाता है, वो सारा चीज बातों को याद कर लेता है। अब यही घटना क्या करते हैं, अपने शरीर के साथ करते हैं। क्या करते हैं, तो मरा हुआ या कमजोर माइक्रोब्स को हम अपने शरीर में डाल देते हैं। द बॉडी फाइट्स, तो बॉडी क्या होगा, लड़ेगा, एंड किल्स देम, और उसको मार गिराएगा, बाई प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज, उसके लिए जो उपयुक्त एंटीबॉडी का निर्माण करना होगा वो निर्माण करेगा और उस इन्वेडर को मार गिराएगा। ठीक है। जैसे उसको मार गिराया तो क्या होगा, ये सारे होल प्रोसेस को क्या करेगा, वो याद कर लेगा। बात समझ रहे हो आप लोग? हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? चलो ठीक है। कह रहा है कि द एंटीबॉडीज remains in the body and we are protected from the disease causing microbes। और ये जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में एक बार बन गया, वो क्या होगा, हमारे शरीर में मौजूद रहेगा, रिमेन्स इन द बॉडी, हमारे शरीर में पड़ा रहेगा वो, एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, और वो क्या होगा, हम बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से बचे हुए रहेंगे।
अब सोचो कि हमेशा तो देश में लड़ाई नहीं चलते रहता, एक बार मान लो कि कोई देश का घुसपैठी हमारे देश में आकर तबाही मचाने लगा, पुलिस फोर्स की गठन की गई, पुलिस फोर्स क्या हो उसको मार के गिरा दिया। लेकिन अभी भी हमारे पास पुलिस फोर्स बना रहता है, जब भी कहीं पर लड़ाई होता है तुरंत पुलिस फोर्स को भेज देते वहां पर लड़ने के लिए। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी मतलब क्या हो गया कि जो बाहरी इन्वेडर हमारे शरीर में आ गया उसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन करना, ये टास्क फोर्स क्या करेगा, उसको मार गिराएगा। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क, इसी तरह से क्या होता है, वैक्सीन अपना काम करता है। द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर, आप देख रहे हो दिस पर्सन इज अ एडवर्ड जेनर, है ना। और इन्होंने क्या किया था, तो वैक्सीन का पहला शुरुआत किया था। ये देखो वैक्सीन दे रहे हैं, आप देख रहे हो तस्वीर। जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर इन 1798 फॉर विच ही इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, और जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन का खोज किया इस कारण से जो कहते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, है ना। इम्यूनोलॉजी के इसको जनक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, आपके जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, कि जिससे क्या होता है कि आप इस तरह के माइक्रोब से होने वाली बीमारी से बचे हुए रहते हो। जैसे आप बच्चे में पोलियो का दवा लिए, पोलियो का दवा पिए थे, और भी आपने हेपेटाइटिस बी का टीका लिया था, और भी तरह तरह के, है ना, टीके लिए थे आपने। इससे क्या होता है कि आपका शरीर स्ट्रांग हो जाता है, आपके शरीर को कभी पोलियो नहीं हो सकता, आपके शरीर को कभी हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता है, और भी पता नहीं क्या क्या टीके आप लोग लिए होंगे। तो इससे हमारे शरीर को इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो इस कारण से क्या कहते हैं कि ये जो एडवर्ड जेनर थे इसको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इम्यून को बूस्ट करने के लिए वैक्सीन का खोज किया था। कहे कि सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोरोना, कहे कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, इन सबों से हम बचाव कर सकते हैं, कैसे, वैक्सीनेशन से। अब इसमें एक नया ऐड कर सकते हो, कोरोना भी ऐड कर सकते हो, कोरोना का वैक्सीन आ गया उससे आप बचे रह सकते हो, जैसे उसका वैक्सीनेशन ले लेते हो तो ये सब है आप। तो इस तरह से आपने वैक्सीन के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसमें है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना। अब मिट्टी की गुणवत्ता को आप कैसे बढ़ाओगे आप, चलिए 5 व्यक्ति हैं, तो मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएंगे हम, देखिए कि सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, कहे कुछ जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गे है, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर to enrich the soil with nitrogen and increases its fertility, है ना। अब ये जो कुछ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या आता है आपको, तो राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, तो हमने पहले बताया था आपको, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो 98% जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल पेड़ पौधा नहीं कर सकता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, उस पेड़ पौधे को नाइट्रेट में बदल के दे देता है। तो जैसे ही नाइट्रेट में बदल के दे दिया, पेड़ पौधे क्या करता है, इसका इस्तेमाल वो अपने काम में करते हैं, आपको प्रोटीन बनाने का काम करता है ना। तो इस तरह से उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और पेड़ पौधे उसका इस्तेमाल प्रोटीन बनाने में करता है। तो इस तरह से हमें प्रोटीन मिलता है। तो इस तरह से अब मान लीजिए नाइट्रेट तो मान लीजिए पेड़ पौधे में जड़ में हो गया, आपको जमा हो गया आपको। अब मान लीजिए जब पेड़ पौधे खत्म हो गए तो क्या होगा, वो मिट्टी में भी रह जाएगा आपको। इस तरह से ब्लू ग्रीन एल्गे वो भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे तस्वीर दिखा दी आपको, यह तस्वीर किसका है आपको, यह हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया का तस्वीर है, जो क्या करता है आपको, तो है ना, सॉरी ये ब्लू ग्रीन एल्गे का तस्वीर है, ये राइजोबियम का नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गे का आपको है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। चलिए, अब इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, क्लीनिंग का काम होता है। अब कैसे क्लीनिंग काम होता है, तो पहले ही बताए थे हमने
कि जैसे आप जो घरेलू कचरा होता है, जो फूड एक्सक्रेटा होता है, उन सबों को लेकर क्या होता है बाहर फेंक देते हो। इस तरह से मान लीजिए कोई जानवर मर गया, वो उसका भी बॉडी बाहर में फेंका हुआ रहता है। तो ये जो सारे जो बॉडी बाहर में पड़े हुए हैं वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाएगा आपको। तो उसको क्लीन करने के लिए क्या होते हैं, कुछ जो आपने पढ़ा था सेप्रोट्रॉप्स पढ़ा था आपने, वो सेप्रोट्रॉप्स क्या करता है, उसको क्लीनिंग करने का काम करता है, उसको डिकम्पोज कर देता है। इससे क्या होगा, वह कचरा सब जो भी बाहर पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे करता था, देखो आप, क्या है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकिल डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या करते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस सबको रिसाइकिल करने का काम होता है। जैसे हो गया आपको डिकेइंग प्लांट हो गया, आपको कोई प्लांट मान लीजिए है, पेड़ पौधे का पत्ता गिर गया, आपको सर गल रहा है, वो सर करके क्या होगा, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको। अब ह्यूमस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, फिर उसका रिसाइकिल हो जाएगा। इसी तरह से कोई जानवर है, डेड एनिमल से कुत्ता मर गया पड़ा हुआ है, वो भी क्या हो, धीरे 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 सर गल के मिट्टी मिल जाएगा। तो उसके शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट था वो कहाँ चला गया, मिट्टी में चला गया। मिट्टी में जाने के बाद क्या होगा, फिर उससे वो रिसाइकिल हो जाएगा, आपको पेड़ पौधे वहां पे उगेंगे उस नाइट्रोजन को लेकर के, उसमें जो बॉडी में न्यूट्रिएंट थे उसको लेकर के, एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सबस्टांस यूजफुल फॉर सॉइल। और ये जो सेप्रोट्रॉप्स है वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी के लिए उपयोगी सबस्टांस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से ये काम करता है। अब इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया है, कहते सम बैक्टीरिया लाइक एरियोबिक बैक्टीरिया। ये जो एरियोबिक बैक्टीरिया है, एरियोबिक मतलब क्या हो, जो एयर के प्रेजेंस में काम करे, और एक होता है एन एरियोबिक बैक्टीरिया जो एयर के अब्सेंस में काम करे। तो ये बैक्टीरिया है जो हवा के प्रेजेंस में काम करता है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट, मान लीजिए कहीं पर बहुत सारा कचरा है, सीवेज नाला है, तो उसमें यह एरियोबिक बैक्टीरिया काम करता है। एंड हेल्प टू डिकम्पोज वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, मान लीजिए कहीं पर नाला बह रहा है, नाला में बहुत सारा कचरा है, सब घरेलू कचरा है, तो उस कचरा को डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा आपको, तो ये एरियोबिक बैक्टीरिया करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है आपको, तो इन्वायरमेंट को साफ करने में मदद कर रहा है। जितने भी कचरा है वो सब डिकम्पोज होकर के खत्म हो जाएगा, किसकी मदद से, तो बैक्टीरिया की मदद से। तो इस तरह से बैक्टीरिया क्या कर रहा है, आपको इन्वायरमेंट क्लीन करने में मदद करता है। तो ये बहुत सारे तरह से फायदेमंद हमारे लिए है। तो ये यहाँ तक हमने उनके फायदे के बारे में जानकारी प्राप्त किया था कि किस तरह से वो फायदे करते हैं, लेकिन वह हमें हार्म भी करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो अब किस तरह से वो नुकसान पहुंचाते हैं, चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, वो कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। अब कैसे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो देखिए, कहा कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह क्या करते हैं, मनुष्यों में बीमारी फैलाते हैं, प्लांट्स में बीमारी फैलाते हैं, एनिमल में बीमारी फैलाते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, कहा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स एनिमल या ह्यूमन में बीमारी फैलाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम पैथोजन के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं आपसे डिफिनेशन पूछूं पैथोजन का डिफिनेशन, तो क्या जवाब दोगे आप, बताइए कोई बच्चे। हेलो, हेलो, अगर मैं आपसे पैथोजन का डिफिनेशन पूछूं तो क्या बताओगे आप। हाँ, तो ये तो आपने स्क्रीन पे लिखा था, थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन कर दो, सम को हटा दो। सिंपल है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये आप सिंपल में कहना है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज पैथोजन। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मनुष्य में, पेड़ पौधों में, जानवरों में बीमारी फैलाता हो
उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम, पैथोजन कहते हैं। जैसे देखो मलेरिया है ना, डेंगू है, ये सब के सब क्या है, पैथोजन है, जो क्या करता है, इंसानों में भी बीमारी फैलाता है। इसके अलावा और भी आप पढ़ोगे आप, है ना, बीमारियां हैं जो मनुष्य में फैलता है। जैसे आपने देखा था रिंग वर्म देखा था, है ना, आपने एथलेटिक फूड देखा था, ये सब के सब क्या है, पैथोजन है, जो हम लोगों में बीमारी फैलाते हैं। अब देखिए कुछ क्या करते हैं, तो कह रहा है कि 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो भोजन को स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है। जो हमारे कपड़े हैं, कपड़े को बर्बाद कर देता है, लेदर का कोई सामान है उसको बर्बाद कर देता है। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है। जैसे देखोगे आपका जूता रखा हुआ है ना, आप इस जूता को आपने मान लीजिए कि बरसात हो रहा है, नमी युक्त जगह पे रख दोगे, इसमें ऊपर देखो क्या देखोगे, फफूंदी लगना शुरुआत हो जाएगा। तो ये फफूंदी क्या करेगा, फंगस क्या करेगा, आपके जूता को खराब कर देगा। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो आपके भोजन को, कपड़े को और जूता को बर्बाद करता है। अब ये पैथोजन आते कहां से, हमारे बॉडी में प्रवेश कैसे करते हैं, कहा कि पैथोजन कैन इंटर आवर बॉडी आइदर थ्रू एयर। कहा कि ये जो पैथोजन है, बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यह एयर के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करता है। वी ब्रीथ, जो हम लोग सांस लेते हैं उस हवा के थ्रू जा सकते हैं, जैसे कोरोना में देख रहे हो, कोरोना भी पैथोजन है, हवा के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और थ्रू द वाटर, या हम पानी पीते हैं, उस पानी वाली कंटेमिनेटेड पानी, उस पानी में गंदगी मिला हुआ है, उसके थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा जो भोजन खाते हैं, उस भोजन में मान लीजिए पाया जाता हो, उस भोजन के थ्रू क्या होगा, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। वो दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संक्रमित है ना, जैसे आप देखते हो कोरोना काल में कहा कि आप लोगों के संपर्क में मत आइए, आप लोगों से दूर रहिए। अगर मान लीजिए वह व्यक्ति संक्रमित है, उसके संपर्क में आप आ गए, तो क्या होगा, आपको भी हो जाएगा। या कोई जानवर है, उस जानवर के संपर्क में चले गए आप, उस जानवर के पास भी क्या है, इस तरह का मान लीजिए बीमारी है, तो क्या होगा, उससे भी आपको हो सकता है। तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा। कहे कि माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कहे कि जो बीमारी, बात सुन रहे हैं ना, हेलो, हाँ, कहा कि जो माइक्रोबियल डिजीज क्या हो, एक स्वस्थ व्यक्ति से, है ना, सॉरी, एक संक्रमित व्यक्ति से क्या हो, स्वस्थ व्यक्ति को हो जाता है। मान लीजिए कोई कोरोना से इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसके संपर्क में एक हेल्दी पर्सन आ गया, तो उस हेल्दी पर्सन को भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको, है ना। कैसे हो गया उसको, तो या तो वह व्यक्ति क्या हो, उन्होंने सांस छोड़ा हो, उसके सांस को ले लिया हो, या वो जो पानी पिया हो, उसके पानी को, जूठा पानी पी लिया हो, या जूठा भोजन खा लिया हो, उसके थाली में कोई छू दिया हो, संक्रमित व्यक्ति, उससे हो गया हो, या उसके साथ हैंड सेकिंग किया हुआ, उसके साथ हाथ मिलाया हुआ हो। अगर वो किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, या फिजिकली कॉन्टेक्ट हो गया हो, इन सारे माध्यम से अगर बीमारी फैलता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, बताइए। डाइजेस्ट नहीं, डिजीज, संचरणीय रोग कहते हैं इसको। संचर मतलब फैलने वाला। तो कोरोना भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। इसलिए कहता है कि भाई सब अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलिएगा। मान लीजिए आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ गए, नहीं, आप मान लीजिए उसके साथ नहीं मिले, आप सड़क पे चल रहे हैं, मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति चल रहा है, अब मान लीजिए ऊपर छींक दिया, जोर से छींक दिया, तो उसमें छींक में क्या होगा, जो वायरस होगा वो हवा में तैरने लगेगा वो, और आप भी वहीं से क्रॉस कर गए और आपने उसको इनहेल कर लिए। तो जैसे इनहेल करोगे तो क्या होगा, आपके शरीर में चला गया, फिर आप भी बीमार हो जाओगे। आप बीमार हो, घर में गए, आप सबको बीमार कर दोगे। तो इसलिए कहता है बाहर मत निकलिए। तो इस तरह की बीमारी को हम किस नाम से पुकारते हैं, तो संसदीय रोग कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे क्या, कौन कौन सा बीमारी है जो संचरण करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति फैलता है, तो जैसे हो गया आपको कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये, है ना,
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बीमारी फैलता है, जो क्या है, कम्युनिकेबल है, संचरणीय है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। चलिए अब इसमें बात करेंगे भाई कैसे फैलता है। अब इसमें देखिए, मैंने चर्चा कर ही दिया ऊपर में, कह रहा है कि व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस। अब देखिए इस तरह से कोई व्यक्ति छींकता है, अब जैसे ही कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है, ही स्प्रेड थाउजेंड्स ऑफ पैथोजन इन द एयर। तो हवा में क्या करता हो, तो बहुत सारे पैथोजन, पैथोजन अभी बताया मैंने कि जो बीमारी फैलाता हो इंसान में, प्लांट्स में या जानवर में, तो यह व्यक्ति छींक रहा है, देखो यहाँ पे देखो, तो बहुत सारे पैथोजन क्या करता हो, हवा में स्प्रेड कर देता है। अब जैसे यह हवा में स्प्रेड हो गया, कोई स्वस्थ व्यक्ति इसको इनहेल करेगा, ठीक है, तो वही करा कि इनहेल through the fine droplets of moisture when these pathogen enter the body of a healthy person। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने क्या किया, इसको इनहेल कर लिया ऑन ब्रीथिंग, सांस लेने क्रम में, इन द एयर ही मे गेट इन्फेक्टेड, तो वह व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बच के रहना है कि भाई कोई इस तरह का सिम्टम वाला व्यक्ति तो नहीं है ना, तो उसके मान लीजिए संपर्क में नहीं आना। अगर संपर्क में आएंगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे ही वो स्नीज करेगा, स्नीज करने से क्या होगा, तो पैथोजन उसके शरीर से बाहर निकलेगा और आपको भी संक्रमण फैल सकता है, इसीलिए बच के रहना है। बात क्लियर हो रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कि देयर आर सम इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट है एंड एनिमल व्हिच कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स विद देम, जो अपने साथ क्या करते हैं, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को लेके घूमते रहते हैं। अब उस इंसेक्ट से भी हमें बच के रहना है। अब ये कौन कौन से इंसेक्ट है जो अपने साथ बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को लेके जाते हैं, क्या आप में से कोई बता सकते हैं मुझे? हेलो, क्या आप मुझे कुछ ऐसे इंसेक्ट के नाम बता सकते हो जो अपने साथ बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को लेके घूमते रहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, हाउस फ्लाई एंड मस्क्यूटो। अब देखिए ये क्या है, हाउस फ्लाई है और ये क्या है, मॉस्किटो। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इस तरह से अपना उड़ते रहते हैं, है ना। जैसे इसको छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से अपना उड़ते रहते हैं, बहुत सारे जगह उड़ते रहते हैं, आपके भोजन को क्या होगा, ये गंदा करते रहेगा। क्या कि फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज, ये जो देख रहे हो हाउस फ्लाइज है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हाउस फ्लाइज है, यहाँ पे आके बैठ गया ये अभी देख रहे हैं आप द फ्लाइज सीट ऑन द गार्बेज, ये यहीं पर रहते हैं। ये मान लीजिए कचरा है, ये क्या होगा, इस तरह से कचरा के पास जाके बैठ जाएगा, है ना, जाएगा बैठ जाएगा, और वहीं पे क्या होगा, मान लीजिए कचरा बैठ गया आपको, और फिर क्या हो गया, आपका कोई भोजन था, उस भोजन पे भी जाके बैठ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? देखिए ये हाउस प्लस यहाँ पर जैसे इसको दिख गया कचरा है, तो ये क्या होगा, कचरा के पास चला जाएगा ये। अब फिर क्या होगा, मान लीजिए भोजन इसको मिलेगा, भोजन पे चला जाएगा आपको, तो इस तरह से भटकते रहता है। तो ये बात करें, द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा, ये गार्बेज पे नहीं, जानवर का जो गोबर सब देखोगे उसके पास भी, या इंसान का भी गोबर देखोगे, मन देखोगे, उसके पे भी जाकर बैठ जाता है। अब इसमें जो पैथोजेंस, बीमारी फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है, स्टिक टू देयर बॉडी, मान लीजिए जैसे ही मान लीजिए यह चला गया आपको कहाँ पे, ये चला गया कचरा पे चला गया, तो ऐसे करने से क्या होगा आपको, तो इसके बॉडी में क्या होगा, पैथोजन चिपक जाएंगे। When these flies sit on uncovered food, अब ये कहाँ पे आके बैठ गया, अनकवर्ड फूड पे। ये ऐसे ही मान लीजिए भोजन, मान लीजिए किसी का थाली परोसा हुआ था, इस थाली पे जाकर बैठ जाएगा, दे मे ट्रांसफर द, है ना, पैथोजन टू द, है ना, पैथोजन, तो वहां पैथोजन छोड़ दिया। इफ वन कंज्यूम्स द कंटेमिनेटेड फूड, ही सी इज लाइकली टू गेट सिक, अगर वह व्यक्ति क्या करता है, उस भोजन को खाता है जिस भोजन पे मक्खी बैठ गया था, तो व्यक्ति भी क्या होगा, बीमार हो सकता है।
तो इस तरह से क्या करता है, ये जो इंसेक्ट्स है ना, ये जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या करता है आपको, तो अपने साथ बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को लेकर घूमते रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरीज इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। वह क्या आपको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो अपने साथ कौन से पैरासाइट ले घूमते हैं, मलेरिया बीमारी फैलाने वाले पैरासाइट ले घूमते रहते हैं। फीमेल एडीज एजिप्टी और एडीज है ना एल्बोपिक्टस मॉस्किटोज एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू। अब ये दो चीज याद रखोगे कि मलेरिया किसके कारण से फैलता है और डेंगू किसके मच्छर के कारण से फैलता है। तो इसमें हो गया आपको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हो गया जो मलेरिया फैलाते हैं, और इसी तरह से फीमेल एडीज एजिप्टी या एडीज एल्बोपिक्टस, ये ऐसे मच्छर है जो डेंगू फैलाते हैं, चिकनगुनिया फैलाते हैं, और जाइका वायरस जो भी सुन रहे हो, नाम नया आ गया है जाइका वायरस, ये जाइका वायरस भी फैलाते हैं। तो ये मच्छर हो गया आपको फीमेल एडीज एजिप्टी या एडीज है ना एल्बोपिक्टस हो गया। तो हमें क्या करना है, इन सब मच्छरों से बच के रहना। अब बचेंगे कैसे हम, तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, वह है द बेस्ट वे टू कीप अवे मॉस्किटो इज नॉट टू लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर, कि आप अपने सराउंडिंग में क्या करो, आप पानी को जमा ही होने मत दो, क्योंकि पानी में ही यह क्या करता है, स्प्रेड करता, फैलता है। एज स्टेंजेंट वाटर बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटो, कहा कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड है जहां पे वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, वो क्या होता है आपको जमा हुआ पानी, जहां पे बरसात का पानी जमा हो गया उसी जगह पे क्या करता है वो ब्रीडिंग करता है। देयरफॉर वन शुड कीप हिज हर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए, कि वहां पर पानी न जमा हो जाए, नहीं तो वहां पर मच्छर मक्खी फैलेंगे और फिर वो इस तरह की बीमारी आपको दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ टेबुलर फॉर्म में आपको बता दिया है कि कौन से बीमारी मानव में है ना किसके कारण से होते हैं और उसका फैलने का तरीका क्या है और उसे बचने का उपाय क्या है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है ना, जिसको टीबी कहते हैं, यह किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण से होता है। इसका मोड क्या, किस मोड में फैलता है, तो हवा के थ्रू फैलता है। अब इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अब उस व्यक्ति को क्या करिए, पूरी तरह से आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेट आप समझ में आ गया होगा, उसको अलग थलग कर दीजिए आप, है ना, नहीं तो वो खांसेगा छींकेगा तो क्या होगा, उसके एयर से क्या होगा, बैक्टीरिया आपको भी हो सकता है। इसी तरह से दूसरा है आपको मिल्सेज है, यह वायरस के कारण से होता है और इसका भी माध्यम क्या, हवा है। तो यहाँ पर भी क्या करिए, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द वन, जो भी आपका है उसको भी आप अलग कर दीजिए आप, है ना। इस तरह चिकन पॉक्स वायरस है, यह आपको एयर और कांटेक्ट में आता है, तो पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, दूसरे से अलग होना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, उपयुक्त समय पे क्या करना चाहिए, उसको वैक्सीनेशन देना चाहिए। इस तरह पोलियो वायरस है, वो भी हवा और पानी के द्वारा फैलता है। तो इन सारे केस में क्या करना चाहिए आपको, ये प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर है कि पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, दूसरे लोगों से भी क्या करना चाहिए, उसको अलग होना चाहिए, उसको उपयुक्त उम्र हो जाए तो उसको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इसी तरह से कॉलरा है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, इसका भी माध्यम क्या, वाटर और भोजन है। टाइफॉइड है, यही बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, इसका भी माध्यम वाटर है। अब इससे बचने का उपाय क्या है, तो कहा कि मेंटेन पर्सनल हाइजीन, आप अपना हाइजीन मेंटेन करिए, अपना कहते हैं कि जो रहने का जगह है उसको एकदम साफ सुथरा रखिए, अपना बॉडी को अच्छे से क्लीन करके रखिए आप। गुड सैनिटरी हैबिट, मतलब कि आपके पास जो पानी का जो नाला वाला सिस्टम है वो भी अच्छा होना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, आप अच्छे से भोजन पकाया हुआ खाइए आप। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और पानी पीजिए तो उबला हुआ पानी पीजिए आप। टीकाकरण करवाइए आप। इसी तरह से एक है हेपेटाइटिस ए है, यह भी वायरस के कारण से होता है।
कैसे होता है? कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, इसमें क्या होता है कि आप संदूषित जो भोजन पानी गंदा हो गया उसको आप सेवन कर लेते हो, इसी होता है। तो इसे बचने के लिए क्या है, तो पानी को आप उबाल के पियो आप। इसके लिए आप टीकाकरण भी करवा सकते हो, टीकाकरण करवा लो आप। इसी तरह से मलेरिया है जो प्रोटोजोआ के कारण से होता है ना? आपने पढ़ा था कौन से प्रोटोजोआ से होता है, बता सकते कोई? उस प्रोटोजोआ का नाम बता सकते हैं जिसे मलेरिया होता है? बिल्कुल सही जवाब, प्लाज्मोडियम होता है ना? तो ये इसका पैथोजन क्या मोड क्या है, तो अब मच्छर के थ्रू फैलता है, है ना? तो मच्छर के तो फैलता ही है। बचने का उपाय क्या है? यूज मॉस्क्यूटो नेट, मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए, या रिपेलेंट जैसे होता है, मॉर्टिन होता है, कॉइल होता है, ये सब लगाइए आप। स्प्रे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करिए जहाँ पे वो मच्छर फैलता है। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। आप अपने क्या कर सकते हो, सराउंडिंग में पानी जमा ही मत होने दो कि मच्छर फैले, आपको मलेरिया वाला मच्छर सब आए आपको। तो ये सारा उपाय अगर करोगे तो आप, तो क्या होगा, आप सुरक्षित रहोगे। तो आज की क्लास में यहीं तक होगा, इससे आगे हम लोग कल क्लास में बात करेंगे।